हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। ये बुक उन 500 से अधिक करोड़पतियों के अनुभवों का निचोड़ है जिन्होंने शून्य से शुरू करके अपनी दौलत बनाई। इस बुक में फिलॉसफी ऑफ मनी मेकिंग यानी धन कमाने का पूरा दर्शन दिया गया है, जिसे महान व्यक्तियों की असली सफलता के आधार पर बनाया गया है। इसमें एक सेल्फ एनालिसिस सिस्टम दिया गया है जो यह बताता है कि आपके और धन के बीच क्या रुकावटें हैं। ये एंड्रयू कार्नेगी के पर्सनल अचीवमेंट फॉर्मूला को एक्सप्लेन करती है, जिससे उन्होंने न सिर्फ खुद अरबों डॉलर कमाए बल्कि कई अन्य लोगों को भी करोड़पति बनाया। हो सकता है कि आपको इस किताब में मौजूद सभी आइडियाज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें एक भी आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये किताब एंड्रयू कार्नेगी की प्रेरणा से लिखी गई थी और इसे लिखने में 25 साल से अधिक समय लगा। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि धन से परे की असली संपत्ति क्या होती है, जैसे दोस्ती, पारिवारिक संबंध, इनर पीस और मानसिक संतुलन। जो भी इस फिलॉसफी को समझेगा और अपनाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। हर चैप्टर में उस सीक्रेट का जिक्र किया गया है जिसने 500 से अधिक करोड़पतियों को सफलता दिलाई। ये सीक्रेट सबसे पहले एंड्रयू कार्नेगी ने लेखक नेपोलियन हिल को बताया था। कार्नेगी चाहते थे कि यह सफलता का सीक्रेट पूरी दुनिया तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने हिल से कहा कि वे इसे 20 साल तक परखें और फिर लोगों तक पहुंचाएं। इस सीक्रेट को दुनिया के लाखों लोगों ने अमल में लाया और करोड़पति बने। कुछ ने इससे शांति और संतुलन पाया, जबकि कुछ ने इसे शारीरिक सीमाओं पर विजय पाने के लिए इस्तेमाल किया। ऑथर बताते हैं कि यह सीक्रेट विशेष रूप से किसी के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो इसके लिए तैयार है। इस किताब में 100 से अधिक बार यह सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे खोजने की जिम्मेदारी पाठक की है। यह किताब सिर्फ धन कमाने के तरीकों को नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सोच और इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव कैसे बनाया जाए। यह किताब बताती है कि धन से भी बड़ी संपत्ति आपकी सोच होती है। कोई भी सपना या लक्ष्य तब तक असंभव नहीं होता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। नेपोलियन हिल की यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, बल्कि यह सोच की ताकत और सफलता के प्रिंसिपल्स को सिखाती है। इस किताब में धन के अलावा भी बड़ी उपलब्धियों को पाने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। थॉट्स आर थिंग्स, और जब वे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, परसिस्टेंस और बर्निंग डिजायर के साथ जुड़ती हैं तो वे पावरफुल रिजल्ट्स ला सकती हैं। एडविन सी बार्न्स ने इसे सच कर दिखाया। उनका सबसे बड़ा सपना था थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना, लेकिन उनके पास न पैसा था, न कोई पहचान और न ही साधन जिससे वे सीधे एडिसन तक पहुंच सकें। इसके बावजूद उन्होंने अपने गोल को रियलिटी में बदलने का ठान लिया। जब यह विचार बार्न्स के दिमाग में आया, तब वह इसे तुरंत पूरा नहीं कर सकते थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे ट्रेन का किराया देकर न्यू जर्सी ऑरेंज जा सकें, जहां एडिसन का ऑफिस था। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी से सफ़र करने का फैसला किया। जब वे एडिसन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, न कि उनके लिए काम करना। एडिसन ने सालों बाद इस घटना को याद करते हुए कहा कि बार्न्स साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। एडिसन ने समझ लिया कि यह इंसान तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपना मकसद नहीं मिल जाता। इसलिए उन्होंने बार्न्स को एक छोटा सा काम दिया। बार्न्स ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पूरी मेहनत और लगन से काम किया। समय बीतता गया, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। वह लगातार ये सोचते रहे कि किसी दिन उन्हें एडिसन के साथ काम करने का सही मौका ज़रूर मिलेगा। अवसर अक्सर डिस्गाइज में आता है और जो इसे पहचान लेते हैं वही सफल होते हैं। एक दिन एडिसन ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बनाई, लेकिन उनके सेल्समैन को यह पसंद नहीं आई और वे इसे बेचने को तैयार नहीं थे। बार्न्स को इसमें अपना मौका दिखा। उन्होंने एडिसन से इसे बेचने की परमिशन मांगी और इसे इतनी सक्सेस के साथ बेचा कि एडिसन ने उन्हें इसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। इस तरह बार्न्स ने अपनी सोच और इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। बार्न्स की यह जर्नी इस सच को साबित करती है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को पूरी इंटेंसिटी के साथ चाहता है, वह उसे पाकर ही रहता है। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सोच को हकीकत में बदला जा सकता है। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, हार न मानने की सीख। इसी तरह आर.यू. डार्बी और उनके चाचा की कहानी एक और इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। गोल्ड रश के दौरान डार्बी के चाचा को सोने की एक खदान मिली। उन्होंने खुदाई शुरू की और जल्दी ही उन्हें सोने की एक वेन मिली। लेकिन जब कुछ समय बाद सोना मिलना बंद हो गया तो उन्होंने हार मान ली और अपनी खदान कुछ $100 में एक जंक डीलर को बेच दी। लेकिन यह जंक डीलर चालाक था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर से राय ली, जिसने एनालिसिस के बाद बताया कि सोने की वेन सिर्फ 3 फीट दूर थी। जब नए मालिक ने 3 फीट और खुदाई की तो उसने करोड़ों डॉलर का सोना निकाला। डार्बी ने इस घटना से एक बड़ा लेसन लिया और बाद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसे अप्लाई किया। उन्होंने ठान लिया कि वह अब कभी किसी ग्राहक के नहीं कहने पर हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सीखा कि अधिकतर लोग सफलता के बेहद करीब पहुंचकर ही हार मान लेते हैं। उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपनाया और हर बार जब कोई ग्राहक इनकार करता तो वे इसे अपने गोल को पाने का एक और मौका मानते। इसी कारण वे सफल हुए और हर साल $1 मिलियन से ज़्यादा की इंश्योरेंस बेचने वाले
चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए। ये कहानी यह सिखाती है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। असफलता एक चालाक दुश्मन की तरह होती है जो हमें तभी हराती है जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन की ताकत। डार्बी के जीवन का एक और अनुभव इस प्रिंसिपल को और भी क्लियर करता है। एक बार वे अपने चाचा के फार्म में काम कर रहे थे, तभी एक छोटी अश्वेत बच्ची दरवाजे पर आई और बोली, मेरी माँ ने कहा है कि आप हमें 50 सेंट दें। डार्बी के चाचा गुस्से में बोले, मैं नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। उन्होंने फिर उसे डराया, लेकिन वह नहीं हटी। आखिरकार डार्बी के चाचा ने एक लाठी उठाई और उसे मारने की धमकी दी। इस पर वह लड़की एक कदम आगे बढ़ी और पूरे जोश से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। डार्बी के चाचा कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर धीरे से अपनी जेब से 50 सेंट निकाले और उसे दे दिए। लड़की ने बिना कोई डर दिखाए पैसे लिए और धीरे धीरे बाहर चली गई। डार्बी ने इस घटना से एक बहुत बड़ा सबक लिया। परसिस्टेंस यानी निरंतरता सफलता की चाबी है। इस छोटी बच्ची ने डरने के बजाय अपने अधिकार के साथ मांगा और आखिर में उसे मिल गया जो वह चाहती थी। सक्सेस का फॉर्मूला, सोच की ताकत। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जब इंसान अपने थॉट्स को पूरी तरह अपने गोल पर फोकस करता है तो वे थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाते हैं। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे सफल लोगों ने भी अपने जीवन में इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। उन्होंने बार बार असंभव सुना, लेकिन कभी हार नहीं मानी। नेपोलियन हिल इस किताब के जरिए यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं, क्योंकि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। विचार एक चुंबक की तरह होते हैं जो हमारे आसपास के हालात और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर हम खुद को सक्सेस कॉन्शियसनेस में डालते हैं तो हम सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कोई भी अचीवमेंट पहले हमारे दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेती है, फिर वह विश्वास और मेहनत से हकीकत बन जाती है। चैप्टर 2, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जब एडविन सी बर्न्स ने पहली बार ऑन रेंज न्यू जर्सी में कदम रखा तो वह देखने में एक आम यात्री जैसा ही था, लेकिन उसकी सोच किसी राजा की तरह थी। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना। यह न कोई साधारण इच्छा थी, न कोई अस्थायी ख्याल, बल्कि एक बर्निंग डायर यानी जलती हुई इच्छा थी जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। जब उसने पहली बार यह सोचा कि वह एडिसन के साथ काम करेगा, तब उसके पास इसे पूरा करने का कोई साधन नहीं था। न उसके पास पैसे थे और न ही एडिसन से कोई पहचान थी, लेकिन उसने इस इच्छा को एक डेफिनेट पर्पस में बदल दिया। जब वह पहली बार एडिसन से मिला तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प देखा और उसे एक छोटा सा मौका दिया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए 6 स्टेप्स को अपनाना जरूरी है। सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ यह मत कहें कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बल्कि एक निश्चित राशि तय करें। दूसरा, आपको यह तय करना होगा कि आप बदले में क्या देंगे, क्योंकि कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें कि कब तक आप यह पैसा कमाना चाहते हैं। चौथा, एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत एक्शन लें, क्योंकि कोई भी योजना तब तक बेकार है जब तक आप उसे अभी से लागू नहीं करते। पांचवा, अपने लक्ष्य को लिखें और उसे रोज पढ़ें। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, रोज सुबह और रात को इसे जोर से पढ़ें, ताकि आप अपने आप को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए महसूस कर सकें। अगर आप इन 6 स्टेप्स को पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपनाते हैं तो यह तय है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नेपोलियन हिल अपने बेटे की कहानी बताते हैं जो बचपन से डेफ यानी बहरा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी सुन नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने मान लिया था कि उनका बेटा सुन सकेगा और एक सफल व्यक्ति बनेगा। उन्होंने कभी अपने बेटे को बहरा नहीं कहा, बल्कि उसे सिखाया कि यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब वह छोटा था तो उसने संगीत के वाइब्रेशंस को महसूस किया, जिससे हिल को यकीन हो गया कि वह सुन सकता है। बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसका बेटा धीरे धीरे सुनने लगा। बाद में वह हीयरिंग एड कंपनी का डीलर बना और बहरेपन से जूझ रहे हजारों लोगों की मदद करने लगा। यह घटना साबित करती है कि अगर आप खुद को किसी भी सीमा से मुक्त कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हिल बताते हैं कि इच्छा और विश्वास का मेल सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो आपकी डिज़ायर अधूरी रह जाएगी। दुनिया के कई सबसे सफल लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी, सभी ने अपनी अविनाशी इच्छा के दम पर इतिहास रचा। ये चैप्टर यह साबित करता है कि सिर्फ इच्छा रखना काफ़ी नहीं है, उसे पाने की तीव्र चाह और एक्शन लेना ज़रूरी है। चैप्टर 3, फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। हर महान उपलब्धि की जड़ में फेथ यानी विश्वास होता है। बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फेथ ही वह तत्व है जो सोच को शक्ति में बदलता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पूरी सच्चाई और मजबूती से चाहता है तो उसका विश्वास उसे सही रास्ते दिखाने लगता है और वह अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये चैप्टर इसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि फेथ को ऑटो सजेस्शन यानी स्वयं को बार बार सुझाव देने की प्रक्रिया के जरिए विकसित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर डाउट करता है
तो वह कभी भी पूरी क्षमता से उस पर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह पूरे विश्वास के साथ अपने दिमाग में यह बैठा ले कि वह अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेगा, तो उसके विचार और कार्य उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वह जगह है जहाँ उसके विश्वास, डर और सोच जमा होते रहते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। यही कारण है कि अगर हम नकारात्मक बातें ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मकता भरने लगती है, और अगर हम सकारात्मक बातें बार बार दोहराते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है। इसी सिद्धांत पर ऑटो सजेशन काम करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ अपने लक्ष्य को जोर से बोलकर पढ़ता है और उसे महसूस करता है, तो ये विचार उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है और वह उसी हिसाब से निर्णय लेने और काम करने लगता है। यही कारण है कि जो लोग खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करते हैं वे अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। फेथ और डाउट के बीच का अंतर सफलता और असफलता के बीच का अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर संदेह करता है तो वह उसमें पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता और उसका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते नहीं खोजता। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से यह मान लेता है कि वह सफल होगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करने लगता है। इसी कारण से दुनिया के सबसे सफल लोगों ने पहले अपने दिमाग में खुद को सफल देखा और फिर उन्होंने अपने विश्वास के आधार पर कदम उठाए। इस चैप्टर में हिल बताते हैं कि फेथ को मजबूत करने के लिए सेल्फ सजेशन यानी स्वयं को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप सफल होंगे तो ये विचार धीरे धीरे आपकी सोच, आदतों और कार्यों में शामिल हो जाता है। यही कारण है कि कई सफल व्यक्ति एफर्मेशंस यानी आत्म सुझाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं, उसे दोहराते हैं और उसे अपनी सोच में शामिल कर लेते हैं। इससे उनके अंदर डाउट और डर की कोई जगह नहीं रहती और उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में लग जाता है। फेथ सिर्फ पैसे कमाने या करियर में आगे बढ़ने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इंसान की मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था ही तय करती है कि वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। जो व्यक्ति खुद को असफल मानता है वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति में विजेता मानता है वह मुश्किलों का हल निकाल ही लेता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है। फेथ को और अधिक मजबूत करने के लिए हिल सुझाव देते हैं कि हमें यह देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और किन विचारों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचने वाले और डाउट करने वाले लोगों के संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच हम पर भी हावी हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनने लगती है। हिल ये भी बताते हैं कि फेथ को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को वास्तविकता मानने लगता है और उसके कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल इस पूरी किताब में बार बार बताते हैं कि फेथ ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। चैप्टर 4 ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में ऑटो सजेशन यानी स्वयं को दिए जाने वाले सुझावों की शक्ति पर बात की गई है। ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर सकता है और अपनी थिंकिंग को इस तरह से ढाल सकता है कि वह उसे अचीवमेंट की ओर ले जाए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन वह माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपनी थॉट्स और गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकता है और उन्हें रियलिटी में बदल सकता है। हिल ये समझाते हैं कि हमारा माइंड लगातार अलग अलग आइडियाज़ को ग्रहण करता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों को अपने अंदर जगह देते हैं। अगर हम बार बार नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और हमें पीछे धकेलती है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और क्लियर गोल्स से भरते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी अनुसार काम करने लगता है और हमें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी थॉट जब तक इमोशंस और फेथ के साथ नहीं भरा जाता तब तक वह प्रभावी नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शब्दों में कहता है कि मैं सफल बनूंगा लेकिन अंदर से इस पर ट्रस्ट नहीं करता तो यह विचार उसका कोई फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन जब यही थॉट पूरी फीलिंग के साथ दोहराया जाता है तो यह अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाता है और व्यक्ति उसी के अनुसार एक्ट करने लगता है। हिल ये भी बताते हैं कि अचीवमेंट के लिए ऑटो सजेशन का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने गोल्स को बार बार दोहराता है तो उसका दिमाग इसे रियल मानने लगता है और उसके अनुसार एक्शंस लेने लगता है। नेपोलियन हिल एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है। अगर कोई स्टूडेंट ठान ले कि उसे परीक्षा में टॉप करना है और वे हर दिन अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में दोहराता है तो उसकी पूरी एनर्जी उसी दिशा में लग जाती है। वह खुद को मोटिवेट करने के लिए एफर्मेशंस का इस्तेमाल करता है और अपने अचीवमेंट की विजुअलाइजेशन करता है। यही ऑटो सजेशन का इम्पैक्ट है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अवचेतन मन को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही प्रभावित नहीं करते बल्कि नेगेटिव थिंकिंग भी उतनी ही तेज़ी से उस पर असर डालती है।
अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने आप से यह कहे कि मैं सफल नहीं हो सकता या मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो यह विचार भी उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है और वह उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को बहुत ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। ऑटो सजेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने गोल्स को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक इमेज के रूप में देखता है तो वह थॉट और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है तो उसे सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अमीर बनूंगा, बल्कि उसे अपनी अचीवमेंट की पूरी तस्वीर अपने माइंड में बनानी चाहिए। वह किस तरह के घर में रहेगा, कौन सी कार चलाएगा, किस तरह की लाइफ जीगा। जब यह इमेज बार बार उसके माइंड में आएगी तो उसका अवचेतन मन उसे उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, जबकि असफल लोग अपने दिमाग में हर तरह के आइडियाज़ को आने देते हैं। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में ऑटो सजेशन के जरिए सही थॉट्स डालता है, वह अपनी थिंकिंग को पूरी तरह बदल सकता है और अपने लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे नॉलेज की अहम भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ जनरल नॉलेज किसी को अमीर या सफल नहीं बनाता। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पैसा और सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी किसी विशेष क्षेत्र की गहरी समझ रखते हैं और उसे सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं। जनरल नॉलेज स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा मदद नहीं करता। असली वैल्यू स्पेशलाइज्ड नॉलेज की होती है, जिसे कोई व्यक्ति खुद से सीखता है या अपने अनुभवों से प्राप्त करता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से स्ट्रगल करते हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन वे करोड़ों कमाते हैं। इसका कारण यह है कि अमीर बनने के लिए केवल नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे एक्शन में बदलना और सही दिशा में अप्लाई करना ज़रूरी है। हिल बताते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पैसे में बदलने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान और मास्टरमाइंड ग्रुप की ज़रूरत होती है। कई लोग किताबें पढ़कर और डिग्रियाँ लेकर खुद को एजुकेटेड मान लेते हैं, लेकिन अगर वे उस नॉलेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो वह किसी काम की नहीं होती। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी का एग्जाम्पल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली ताकत होती है। फोर्ड के पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जो उनके लिए ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। एक बार कुछ पत्रकारों ने फोर्ड को अनपढ़ और अज्ञानी साबित करने की कोशिश की और उनसे कठिन सवाल पूछे। जब फोर्ड से ये सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब देने के बजाय कहा कि मेरे ऑफिस में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है, और अगर मुझे कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं बस एक बटन दबाकर अपने एक्सपर्ट्स से वह जानकारी हासिल कर सकता हूँ। ये जवाब सुनकर सभी पत्रकार चुप हो गए। इस कहानी से यह साबित होता है कि सिर्फ नॉलेज रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष क्षेत्र की नॉलेज नहीं है तो वह उन लोगों को हायर कर सकता है जिनके पास वह नॉलेज है। इस तरह वह अपनी सोच को रियलिटी में बदल सकता है। हिल यह भी बताते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लगातार अपडेट करना ज़रूरी है। आज का नॉलेज कल पुराना हो सकता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद को सीखने की प्रक्रिया में रखना ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज के बाद खत्म हो गई, वे गलत सोचते हैं। सबसे सफल लोग हमेशा न्यू नॉलेज को सीखते रहते हैं और अपने आप को समय के अनुसार बदलते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी एक ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अलग अलग क्षेत्र की एक्सपर्टाइज हो, बहुत ज़रूरी है। जब कई एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं और किसी भी गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हर बड़े बिजनेस के पीछे एक टीम होती है जो अलग अलग एरियाज़ में एक्सपर्ट होती है और एक दूसरे की नॉलेज को यूज़ करके ग्रोथ करती है। पैसा कमाने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है लेकिन वह उसे इनोवेटिव तरीके से यूज़ नहीं करता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन वे सिर्फ जॉब करते हैं और लिमिटेड सैलरी कमाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने ज्ञान को नए और क्रिएटिव तरीकों से उपयोग करके करोड़ों कमाते हैं। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हर महान अचीवमेंट की शुरुआत इमेजिनेशन यानी कल्पना से होती है। कोई भी व्यक्ति तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक वह अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर नहीं बना लेता कि वह क्या पाना चाहता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन ही वह मेंटल वर्कशॉप है जहां आइडियाज़ जन्म लेते हैं और फिर उन्हें रियलिटी में बदला जाता है। हिल इस चैप्टर में 2 प्रकार की इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें व्यक्ति पहले से मौजूद आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को जोड़कर कुछ नया बनाता है। ये पूरी तरह क्रिएटिविटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पुराने थॉट्स और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कला है। अधिकतर इन्वेंशंस, बिजनेसेस और साइंटिफिक डिस्कवरीज इसी प्रोसेस से जन्म लेते हैं। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वह शक्ति है जिससे कोई व्यक्ति ऐसे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को जन्म देता है
जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब कोई व्यक्ति बहुत ही गहरे डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो ये इमेजिनेशन सक्रिय हो जाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है, जिससे हम ऐसे थॉट्स और सोल्यूशंस पा सकते हैं जो पहले हमारे दिमाग में नहीं थे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर बड़े बिजनेस, हर आविष्कार और हर सफल व्यक्ति की कहानी इसी इमेजिनेशन से शुरू होती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने पहले अपने दिमाग में इलेक्ट्रिक बल्ब का आइडिया इमेजिन किया, फिर उसे रियलिटी में बदला। हेनरी फोर्ड ने पहले अपनी सोच में एक ऐसी कार देखी जो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, फिर उन्होंने उसे पॉसिबल बनाया। पैसा कमाने के लिए भी इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे स्मार्ट वर्क भी करना होगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग केवल मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपने माइंड को एक बिजनेस मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं और ऐसे आइडियाज़ जनरेट करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाते हैं। हर इंसान के पास इमेजिनेशन की शक्ति होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते। बचपन में हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम प्रैक्टिकल थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी इमेजिनेशन का सही यूज़ करके एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस हासिल करते हैं। नेपोलियन हिल ये भी समझाते हैं कि जो लोग अपनी सोच को डेवलप नहीं करते और सिर्फ पुरानी जानकारी पर डिपेंड रहते हैं, वे कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में ग्रोथ करना चाहता है तो उसे नए आइडियाज़ सोचने होंगे, मार्केट को समझना होगा और लगातार खुद को इम्प्रूव करना होगा। आइडियाज़ की कोई कीमत नहीं होती जब तक उन्हें सही एक्शन के साथ इम्प्लीमेंट न किया जाए। दुनिया में कई लोग होते हैं जिनके पास बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वे उन पर एक्शन नहीं लेते, इसलिए वे असफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग किसी छोटे से आइडिया को पकड़कर उसे इतनी मेहनत और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं कि वह आइडिया करोड़ों का बिजनेस बन जाता है। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। सिर्फ इच्छा और कल्पना ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी लक्ष्य तभी पूरा होता है जब उसे एक सही योजना के साथ कार्रवाई में बदला जाए। यही कारण है कि यह चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी व्यवस्थित योजना पर केंद्रित है, जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया को समझाता है। हिल बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है। बिना प्लानिंग के कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ये प्लान केवल एक बार बनाकर छोड़ देने से काम नहीं करेगा, बल्कि इसे लगातार एडजस्ट और इम्प्रूव करना होगा। यदि कोई प्लान फेल हो जाता है तो उसे मॉडिफाई करके दोबारा एक्शन में लाना होगा। सफल लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स होते हैं और मिलकर नए आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी जैसे महान बिजनेसमैन भी अपनी सक्सेस का श्रेय अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 4 ज़रूरी प्रिंसिपल्स। हिल इस चैप्टर में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को प्रभावी बनाने के लिए 4 ज़रूरी प्रिंसिपल्स बताते हैं। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है तो कोई भी प्लान आपको सफलता नहीं दिला सकता। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग लें। अकेले सब कुछ जानना और करना संभव नहीं है। आपको उन लोगों की मदद लेनी होगी जो आपकी इंडस्ट्री या फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। 3. कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। जो व्यक्ति खुद को लगातार सीखने और सुधारने के लिए तैयार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 4. फेलियर को स्वीकार करें और प्लान को एडजस्ट करें। अगर आपका पहला प्लान काम नहीं करता तो इसे मॉडिफाई करें और दोबारा कोशिश करें। असफलता केवल एक टेम्पोरेरी सेटबैक है जब तक आप हार नहीं मानते। जॉब या बिजनेस में सफलता के लिए प्लानिंग कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति जॉब में आगे बढ़ना चाहता है या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। अगर आप नौकरी में सक्सेस चाहते हैं तो अपने वर्क को सिर्फ एक टास्क की तरह ना करें, बल्कि उसे वैल्यू क्रिएशन के नज़रिए से देखें। अपने बॉस और टीम के लिए खुद को इंडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य बनाएं ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। लीडरशिप स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक क्लियर और डिटेल्ड प्लान बनाएं। मार्केट की ज़रूरतों को समझें और अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ध्यान दें। अपने बिजनेस के लिए सही टीम बनाएं जो आपके विजन को रियलिटी में बदल सके। अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करें और जानें कि वे क्या कर रहे हैं ताकि आप कुछ बेहतर ऑफर कर सकें। हर कोई लीडर बन सकता है, लेकिन सच्चा लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं। सफल लीडर्स की 11 की क्वालिटीज़। 1. करेज, बिना डर के सही निर्णय लेने की क्षमता। 2. सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को काबू में रखना और लॉजिकल डिसीजंस लेना। 3. सेंस ऑफ जस्टिस, सभी के साथ इक्वल और फेयर बिहेवियर करना। 4. डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, अनसर्टेनिटी को दूर करके क्लियर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना। 5. डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, बिना प्लान के कोई भी लीडर सफल नहीं हो सकता। 6. द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, जो लोग केवल मिनिमम एफर्ट डालते हैं
वे कभी आगे नहीं बढ़ते। 7. अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अच्छा एटीट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी लीडर को दूसरों से अलग बनाती है। 8. सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ और सहानुभूति, अपने टीम मेंबर्स की नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझना। 9. मास्टरी ऑफ डिटेल, हर छोटी चीज़ पर ध्यान देना, छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर करने वाले लोग असफल हो जाते हैं। 10. विलिंगनेस टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी लेना, असफलता का ब्लेम दूसरों पर डालने वाले कभी लीडर नहीं बन सकते। 11. कोऑपरेशन, सहयोग और टीम वर्क, अकेले कोई भी व्यक्ति बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि सभी लीडर्स सफल नहीं होते और जो असफल होते हैं उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। असफल लीडर्स की 10 कमजोरियां। पेन, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस की कमी, जो लोग सही समय पर डिसीजंस नहीं लेते वे अपना इन्फ्लुएंस खो देते हैं। 2. फियर ऑफ कंपटीशन, जो लीडर अपने कॉम्पिटिटर से डरता है वह खुद को ग्रो नहीं कर सकता। 3. लैक ऑफ इमेजिनेशन, बिना क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। 4. सेल्फिशनेस, स्वार्थी होना, जो लीडर सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है उसे टीम का सपोर्ट नहीं मिलता। 5. लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकता। 6. नॉट लिसनिंग टू अदर्स, जो लीडर सिर्फ अपनी ही बात सही मानता है और दूसरों की राय नहीं सुनता वह असफल हो जाता है। 7. नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ गलत हो जाए तो सच्चा लीडर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है जबकि असफल लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। 8. लैक ऑफ फोकस ऑन कस्टमर एंड मार्केट नीड्स, जो लोग मार्केट की ज़रूरतों को नहीं समझते वे जल्द ही बाहर हो जाते हैं। 9. ओवर रिलायंस ऑन फोर्स एंड अथॉरिटी, अगर कोई लीडर सिर्फ डर और दबाव से लोगों को मैनेज करने की कोशिश करता है तो वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। 10. फेलियर टू अडैप्ट एंड लर्न, जो लोग बदलते समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते वे अपनी वैल्यू खो देते हैं। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हर सफल व्यक्ति की एक खास आदत होती है, वे जल्दी और स्पष्ट डिसीजन लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जो लोग जल्दी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं वे अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं, जबकि जो लोग डिसीजन लेने में देरी करते हैं या बार बार अपने माइंड को चेंज करते हैं वे कभी भी बड़े गोल्स हासिल नहीं कर पाते। सफल लोगों की यह खासियत होती है कि वे बाहरी ओपिनियन से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वे खुद एनालिसिस करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं और एक बार डिसीजन लेने के बाद उसे पूरी कमिटमेंट के साथ फॉलो करते हैं। इसके विपरीत जो लोग दूसरों की राय पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं वे अक्सर इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय न ले पाने की समस्या से जूझते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी बाधा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग सोचते हैं कि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग किसी भी काम को करने के लिए परफेक्ट टाइम की तलाश करते रहते हैं वे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसलिए जो भी गोल हासिल करना हो उसके लिए तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। हिल ये भी बताते हैं कि जो लोग मजबूत और स्पष्ट निर्णय नहीं लेते वे अक्सर अपने आसपास के लोगों से मैनिपुलेट हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज, दोस्तों, परिवार और मीडिया के प्रभाव में आकर अपने गोल्स से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद के डिसीजंस को प्राथमिकता देता है और अपनी सोच को क्लैरिटी के साथ अपनाता है वही असली सफलता पाता है। डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस, अमेरिकी करोड़पतियों का अध्ययन। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज़्यादा अमेरिकी करोड़पतियों का अध्ययन किया और पाया कि हर एक सफल व्यक्ति में जल्दी और दृढ़ता के साथ निर्णय लेने की आदत थी। उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग लंबे समय तक डिसीजंस नहीं ले पाते थे या बार बार अपनी राय बदलते थे वे कभी भी वेल्थ और सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण हेनरी फोर्ड का है। जब उन्होंने मॉडल टी कार का उत्पादन करने का डिसीजन लिया तो उनके एडवाइजर्स ने उन्हें इस प्लान को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन फोर्ड ने अपने डिसीजन पर कायम रहते हुए इसे पूरा किया और अंत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी प्रिंसिपल्स। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में कुछ की प्रिंसिपल्स बताते हैं जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी हैं। 1. अपने गोल्स को स्पष्ट करें। अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं हैं तो आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। 2. डिसीजंस लेने से पहले सही जानकारी इकट्ठा करें। बिना पर्याप्त जानकारी के डिसीजंस लेना रिस्की हो सकता है। 3. ओवर थिंकिंग से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से कन्फ्यूजन बढ़ता है और एक्शन लेने में देरी होती है। 4. फियर और डाउट को कंट्रोल करें। डर और संदेह डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। 5. दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। बाहरी ओपिनियंस को ध्यान से सुनें लेकिन अंतिम डिसीजन खुद लें। 6. डिसीजंस को एक्शन में बदलें। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। सही और गलत डिसीजन मेकिंग के बीच का अंतर। गलत डिसीजन लेना डिसीजन न लेने से बेहतर है। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो आप उससे सीख सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसीजंस लेने से ही डरते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हिल ये भी कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने डिसीजंस को पूरी मजबूती के साथ लागू किया। अगर उन्होंने गलती की तो उन्होंने उसे करेक्ट किया,
लेकिन कभी भी डिसीजंस लेने से पीछे नहीं हटे। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक कॉमन फैक्टर होता है, परसिस्टेंस यानी निरंतरता। बिना लगातार कोशिश किए कोई भी व्यक्ति अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकता। बहुत से लोग ड्रीम्स देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं और एक्शन भी लेते हैं, लेकिन जब उन्हें चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है तो वे हार मान लेते हैं। वहीं जो लोग बार बार असफल होने के बावजूद अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि परसिस्टेंस ही वह क्वालिटी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स और लीडर्स को इतिहास में अमर बना दिया। परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का एग्जाम्पल। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती जब तक कि आप हार ना मान लें। 1. थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले 10,000 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर उन्होंने परसिस्टेंस नहीं दिखाई होती तो शायद आज यह दुनिया रोशनी से जगमगा नहीं रही होती। 2. हेनरी फोर्ड ने कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 3. एब्राहम लिंकन ने कई इलेक्शंस हारे और बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस को नहीं छोड़ा और आखिरकार अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में से एक बने। परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए 4 ज़रूरी एलिमेंट्स। परसिस्टेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए 4 की एलिमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका गोल पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग और क्लियर गोल नहीं होगा तो आप मुश्किल समय में हार मान सकते हैं। 2. डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा। अगर कोई व्यक्ति अपने गोल को लेकर पैशनेट नहीं है तो वह जल्द ही गिव अप कर देगा। 3. सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। खुद पर भरोसा रखना परसिस्टेंस को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है वह कभी भी जल्दी हार नहीं मानता। 4. डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। जब कोई व्यक्ति एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी परसिस्टेंस और मजबूत हो जाती है। परसिस्टेंस को खत्म करने वाले 8 सबसे बड़े कारण। ज़्यादातर लोग परसिस्टेंस नहीं दिखा पाते क्योंकि वे कुछ स्पेसिफिक कारणों से प्रभावित होते हैं। यहाँ वे 8 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। इन लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप उसे पाने के लिए लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे। 2. लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक हार्ड वर्क नहीं कर सकता। 3. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। 4. वीक डिज़ायर। अगर किसी के अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो वह थोड़ी परेशानी आने पर गिव अप कर देगा। 5. लैक ऑफ नॉलेज। सही नॉलेज के बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकता। 6. फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग असफलता के डर से ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। 7. बैड एनवायरनमेंट। अगर आप नेगेटिव और डाउट करने वाले लोगों से घिरे हैं तो आपकी परसिस्टेंस कम हो सकती है। 8. प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। जो लोग लगातार चीज़ों को डिले करते रहते हैं वे कभी भी किसी गोल को अचीव नहीं कर सकते। परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति परसिस्टेंस को अपनी हैबिट बना सकता है। ये अपना गोल लिख लें और उसे हर दिन दोहराएं। 2. एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाएं और बिना एक्सक्यूजेस के उस पर एक्शन लें। 3. अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको मोटिवेट करें और आपको इंस्पायर्ड रखें। 4. नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करें और हर असफलता से सीखें। चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। हर सफल इंसान के पीछे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी 2 या अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो एक समान लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप केवल एक साधारण टीम नहीं होती, बल्कि यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड ग्रुप होता है जहां हर सदस्य अपनी यूनिक नॉलेज और स्किल्स को शेयर करता है। जब 2 या अधिक लोग एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनके विचारों और योजनाओं की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहा जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपकी क्षमता सीमित होगी, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हिल बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है जो उसे सपोर्ट करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 8. हेनरी फोर्ड। उनके पास ऐसे लोगों की एक टीम थी जो उनके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती थी। 2. एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया जिसमें दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स शामिल थे। 3. थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन दोनों एक दूसरे के मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा थे और अपनी आइडिया और स्ट्रेटजी को आपस में शेयर करते थे। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे काम करता है? जब 2 या अधिक लोग किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए
पॉजिटिव थिंकिंग और प्लानिंग के साथ एकजुट होते हैं तो वे एक थर्ड माइंड या मास्टरमाइंड का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक ग्रुप में अलग अलग बैकग्राउंड और स्किल्स वाले लोग मिलकर सोचते हैं तो उनका कंबाइंड नॉलेज और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल थिंकिंग से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप के 4 प्रमुख फायदे। 8 न्यू आइडियाज़ और बेटर सॉल्यूशंस। जब अलग अलग लोग अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो नए और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। 2 मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है तो आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं। 3 स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप है तो आप उनकी नॉलेज का लाभ उठा सकते हैं। 4 पावरफुल कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज़। मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल लोग आपको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज से जोड़ सकते हैं। सही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी टिप्स। मास्टरमाइंड ग्रुप तभी सफल होता है जब उसमें सही लोग शामिल हों। अगर ग्रुप में गलत सोच या नकारात्मकता होगी तो ये आपकी ग्रोथ को भी रोक सकता है। सही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। 1 ऐसे लोगों को चुनें जिनका विजन आपके जैसा हो। 2 ग्रुप के हर सदस्य के पास कोई यूनिक स्किल या नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी ग्रुप में ऑनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चौथी पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग होनी चाहिए। चैप्टर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई व्यक्ति अपनी सबसे मजबूत इच्छाओं में से एक सेक्सुअल एनर्जी को हाई लेवल क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और अचीवमेंट में बदल सकता है। हिल बताते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी दुनिया की सबसे शक्तिशाली, मोटिवेटिंग और क्रिएटिव ऊर्जा में से एक है। अगर इसे सही तरीके से चैनल किया जाए तो ये व्यक्ति को जीनियस लेवल की मेंटल और क्रिएटिव एबिलिटीज़ दे सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है इस ऊर्जा को केवल फिजिकल प्लेजर के बजाय अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए उपयोग करना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्यों ज़रूरी है? सेक्सुअल डिज़ायर इंसान की सबसे फंडामेंटल इच्छाओं में से एक है। ये व्यक्ति के दिमाग और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन यदि इसे केवल फिजिकल प्लेजर तक सीमित रखा जाए तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर बना सकती है। अगर इसी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए तो ये व्यक्ति की सोचने, निर्णय लेने और इनोवेटिव थिंकिंग लाने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस बात को समझते हैं और वे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ प्लेजर तक सीमित रखने के बजाय इसे अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उपयोग करते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के पीछे का साइंस। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को अपने विचारों, योजनाओं और गोल्स में चैनल करता है तो उसका दिमाग अधिक तेज और प्रभावी तरीके से काम करने लगता है। इसका कारण यह है कि सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो जब सही दिशा में मोड़ी जाती है तो व्यक्ति के दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ा देती है। इससे क्रिएटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पावर में ज़बरदस्त सुधार होता है। महान लोगों में सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का प्रभाव। नेपोलियन हिल ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर महान व्यक्ति में सेक्स एनर्जी को हाई लेवल क्रिएटिविटी और अचीवमेंट में बदलने की क्षमता होती है। 1 थॉमस एडिसन, उनकी गहरी एकाग्रता और इन्वेंटिवनेस इस सिद्धांत का उदाहरण है। 2 हेनरी फोर्ड, उन्होंने अपनी ऊर्जा को केवल बिजनेस और इनोवेशन पर केंद्रित किया और दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया। 3 नेपोलियन बोनापार्ट, जब तक उन्होंने अपनी सेक्स एनर्जी को कंट्रोल में रखा तब तक वे एक महान लीडर बने रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करना शुरू किया तो उनकी शक्ति कम हो गई। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को कैसे डेवलप करें? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक हायर पर्पस की ओर मोड़ सकता है। 1 सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना सीखें और उन्हें एक रचनात्मक उद्देश्य की ओर मोड़ें। 2 माइंड को एक हायर गोल पर फोकस करें। जब आपका दिमाग किसी बड़े उद्देश्य पर केंद्रित होगा तो यह नेचुरली आपकी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिविटी और अचीवमेंट में बदल देगा। 3 पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल वातावरण बनाएं। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करें। 4 शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहें। अपनी ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों जैसे कि लेखन, बिजनेस, आर्ट या इनोवेशन में लगाएं। 5 विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का उपयोग करें। अपने माइंड को बार बार यह याद दिलाएं कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। चैप्टर 12 द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इंसान और इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी असीमित बुद्धिमत्ता के बीच एक कड़ी की तरह काम करता है। यह हमारा मानसिक डेटा बैंक है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज को स्टोर करता है। यह हमारे एक्शंस, हैबिट्स और डिसीजंस को गहराई से प्रभावित करता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। सबकॉन्शियस माइंड
केवल वह इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे हमारे कॉन्शियस माइंड ने बार बार दोहराया है या जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े होते हैं। इसलिए जो विचार बार बार हमारे दिमाग में आते हैं वे धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और फिर हमारे जीवन को उसी दिशा में मोड़ने लगते हैं। अगर हम अपने माइंड को सक्सेस, वेल्थ और पॉजिटिविटी से भरते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुसार कार्य करने लगता है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी, फियर और फेलियर की सोच में डूबे रहते हैं तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी सवाल जवाब के किसी भी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है अगर वह बार बार दोहराया जाए और उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हों। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया और हमारी इमेजिनेशन के बीच कोई अंतर नहीं कर सकता। अगर हम किसी चीज़ को बार बार विजुलाइज करते हैं और उसे फील करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर हम लगातार अपनी इच्छाओं और गोल्स पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शंस लेने लगता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यह प्रिंसिपल उतना ही पावरफुल है जितना कि ग्रेविटी का नियम। हम चाहे इसे समझें या न समझें, लेकिन यह हर इंसान के जीवन पर काम करता है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम अपने माइंड को किस प्रकार की थिंकिंग से भर रहे हैं, फियर या कॉन्फिडेंस, पॉवर्टी या वेल्थ, फेलियर या सक्सेस। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के 3 की एलिमेंट्स। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में 3 सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल्स बताते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम कर सकता है। वे ऑटो सजेस्शन यानी स्वयं को दिए गए निर्देश। ऑटो सजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधे निर्देश दे सकते हैं। जब आप किसी गोल को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर दिन ये कहता है कि मैं अमीर बन रहा हूँ तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को एक्सेप्ट करने लगेगा और उसी के अनुसार अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और एक्शंस लेने में उसकी मदद करेगा। सेल्फ टॉक और पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने अवचेतन मन में सही प्रोग्रामिंग डाल सकता है। 2. इमोशंस। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ वर्ड्स को दोहराने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ना हो। जब कोई व्यक्ति अपने गोल्स को गहरी भावनाओं, डिज़ायर, लव, फेथ, एंथुसियाज्म के साथ जोड़ता है तो उनका प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत तेज़ी से होता है। नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, डाउट भी उतनी ही तेज़ी से अवचेतन मन पर असर डालते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। 3. विजुलाइजेशन। जब हम अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे रियल मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में इमेजिन करता है तो वह अपने एक्शंस को उसी के अनुसार सेट करने लगेगा और सक्सेस की ओर बढ़ेगा। हर दिन अपने गोल को ऐसे विजुलाइज करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। इससे हमारा माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड और फियर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल पॉजिटिव थॉट्स को ही नहीं बल्कि नेगेटिव थॉट्स को भी उतनी ही तेज़ी से स्टोर करता है। फियर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा फेलियर, पॉवर्टी और असफलता के बारे में सोचता रहता है तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। जब कोई व्यक्ति डाउट करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और उसके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने माइंड को फियर और डाउट से मुक्त करना होगा और सिर्फ उन थॉट्स को जगह देनी होगी जो हमें ग्रो करने में मदद करें। सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए कैसे प्रोग्राम करें? नेपोलियन हिल कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट के लिए तैयार कर सकता है। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। रोज सुबह और रात को अपने गोल्स को जोर से बोलकर दोहराएं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं अमीर बनने के सभी योग्यताओं को रखता हूँ, हर दिन मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ। 2. अपने थॉट्स को फिल्टर करें। नेगेटिव थिंकिंग को तुरंत पॉजिटिव थिंकिंग में बदलें। अगर आपका माइंड कहे मुझसे यह नहीं होगा तो उसे बदलें, मैं यह ज़रूर कर सकता हूँ। 3. मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने गोल्स को इमेजिन करें। जब आपका माइंड शांत होगा तो आपकी थिंकिंग और भी क्लियर होगी। 4. सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें और आपकी ग्रोथ में मदद करें। नेगेटिव और डाउट करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। 5. परसिस्टेंस बनाए रखें। कोई भी थॉट एक दिन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठता, इसे बार बार दोहराना पड़ता है। अगर आप हर दिन अपने गोल्स और पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में डालते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। चैप्टर 13, द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है जो थॉट्स को भेजता और ग्रहण करता है।
ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति इमोशन और डिज़ायर के साथ किसी विचार को दोहराता है तो वह विचार एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है और यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग अन्य लोगों के विचारों को भी ग्रहण कर सकता है, खासकर जब हम किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ब्रेन कैसे एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। हर विचार एक एनर्जी है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को बार बार दोहराता है और उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ता है तो वह विचार एक रेडियो सिग्नल की तरह ब्रॉडकास्ट होने लगता है। हमारे विचार रेडियो वेव्स की तरह होते हैं जो न केवल हमारे दिमाग में रहते हैं बल्कि वे एक तरह की वाइब्रेशंस के रूप में बाहर भी निकलते हैं। हमारे दिमाग की कॉन्शियस थिंकिंग विचारों को जनरेट करती है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को स्टोर और प्रोसेस करता है। जब हमारा दिमाग किसी विचार पर पूरी तरह से फोकस्ड होता है तो यह उस विचार से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी गोल को बहुत पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ इमेजिन करता है तो वह विचार केवल उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि कई बार जब कोई साइंटिस्ट या इन्वेंटर किसी नए डिस्कवरी पर काम करता है तो दुनिया के किसी और कोने में एक और व्यक्ति उसी आइडिया पर काम कर रहा होता है। द पावर ऑफ वाइब्रेशंस एंड थॉट फ्रीक्वेंसीज। हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही हाई पावर्ड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे थॉट्स एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और जब यह फ्रीक्वेंसी किसी अन्य व्यक्ति के माइंड से मेल खाती है तो वे दोनों व्यक्ति एक ही विचार को शेयर करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को बार बार सोचता है तो वह सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग और डाउट से भरा होता है तो वह फेलियर और प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में खींचता है। फियर, एंगर और डाउट जैसी नेगेटिव इमोशंस हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी को कमज़ोर कर देती है, जबकि फेथ, लव और एंथुजियाज्म हमारी फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सफल लोग इस प्रिंसिपल को अननोइंगली फॉलो करते हैं। वे अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ इमेजिन करते हैं और अपने विचारों को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने देते हैं। द रोल ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो नए आइडियाज़ को जनरेट करता है और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। जब हमारा माइंड किसी समस्या का हल खोजने के लिए पूरी तरह से फोकस करता है तो क्रिएटिव इमेजिनेशन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़कर हमें नए सॉल्यूशंस देने लगती है। जितना ज़्यादा हम अपने ब्रेन को क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा यह हमें नए और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ देता है। दुनिया के सभी महान इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट्स और बिजनेस लीडर्स ने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन, डीप थिंकिंग और कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। मास्टरमाइंड ग्रुप और थॉट ब्रॉडकास्टिंग का कनेक्शन। जब दो या अधिक लोग किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं तो उनके दिमाग की थॉट फ्रीक्वेंसीज आपस में कनेक्ट होने लगती हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में मौजूद लोग एक दूसरे के विचारों और एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने गोल पर पूरी तरह फोकस करता है और उसी तरह के लोगों से घिरा होता है तो उसके ब्रेन की वाइब्रेशंस और भी पावरफुल हो जाती है, जिससे वह ज़्यादा क्रिएटिविटी और मोटिवेशन महसूस करता है। इसलिए अगर आप तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो खुद को उन लोगों के साथ घेरें जो आपकी थिंकिंग को अपलिफ्ट कर सकें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ब्रेन स्टिमुलेशन। हमारा दिमाग एक मसल की तरह होता है। जितना ज़्यादा हम इसे पॉजिटिव थॉट्स और क्रिएटिव वर्क से स्टिमुलेट करते हैं उतना ही ज़्यादा यह ग्रो करता है। म्यूज़िक, बुक्स, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करते हैं और हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। फियर और नेगेटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन को लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराते हैं, जिससे हम ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने ब्रेन को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स से भरते हैं ताकि उनकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर तेज़ हो सके। सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन और इन्फिनिट इंटेलिजेंस का कनेक्शन। हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रेन ये हमारी थिंकिंग पावर और थॉट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। 2. सबकॉन्शियस माइंड ये हमारी मेमोरीज, फीलिंग्स और थॉट्स को स्टोर करता है और हमारी रियलिटी को शेप करता है। 3. इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये वह यूनिवर्सल पावर है जो हमें नए आइडियाज़, इंट्यूशंस और क्रिएटिव सॉल्यूशंस देती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज़ करता है तो वह इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ सकता है और लिमिटलेस सक्सेस हासिल कर सकता है। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए नेपोलियन हिल के 5 सोने के नियम। 1. पॉजिटिव और हाई एनर्जी थॉट्स को अपनाएं। हमेशा अपने ब्रेन को सक्सेस और ग्रोथ से जुड़े विचारों से भरें। फियर और नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करें। अपने दिमाग को डाउट्स और नेगेटिविटी से बचाने के लिए सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस का उपयोग करें। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हों। उन लोगों के साथ जुड़ें
जो आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करें और नए आइडियाज़ दें। 4. विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करें। अपने गोल्स को बार बार इमेजिन करें और अपने माइंड को क्लियर और फोकस्ड रखें। 5. अपने ब्रेन को लगातार स्टिमुलेट करें। नए आइडियाज़, बुक्स और चैलेंजेस के जरिए अपने दिमाग को लगातार ग्रो करें। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली मानसिक क्षमता है। ये एक हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है जो इंसान को इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग की क्षमता देता है। हिल के अनुसार सिक्स्थ सेंस वो मानसिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है। यह हमारे कॉन्शियस थिंकिंग से परे है और तभी विकसित होता है जब हम हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस पर पहुंचते हैं। छठा सेंस क्या है और ये कैसे काम करता है? छठा सेंस को हम इंट्यूटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, जो हमें बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। ये किसी भी व्यक्ति के दिमाग में मौजूद होता है, लेकिन केवल वही लोग इसे विकसित कर पाते हैं जो अपने माइंड को डिसिप्लिन और कंट्रोल में रखते हैं। ये एक इनविजिबल पावर की तरह काम करता है जो हमारे माइंड को सही निर्णय लेने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिग्नल्स भेजता है। जब कोई व्यक्ति अपने माइंड को फियर, डाउट और नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त कर लेता है तो उसका सिक्स्थ सेंस सक्रिय हो जाता है और उसे प्रिसाइज और एक्यूरेट गाइडेंस देता है। हिल बताते हैं कि यह कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक सुपीरियर एबिलिटी है जो तब जागती है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं। सिक्स्थ सेंस को विकसित करने के 5 स्टेजेस। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, साफ और स्पष्ट उद्देश्य। जब हमारा माइंड पूरी तरह से एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस करता है तो वह सिक्स्थ सेंस के सिग्नल्स को जल्दी रिसीव कर सकता है। 2. फेथ और बिलीफ, आस्था और विश्वास। यदि आप खुद पर और अपने एबिलिटीज पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपका सिक्स्थ सेंस कभी जागृत नहीं होगा। 3. सबकॉन्शियस माइंड का सही प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करें। 4. क्रिएटिव इमेजिनेशन का विकास। जब आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं तो यह सिक्स्थ सेंस को और तेज करता है। 5. साइलेंस और डीप थिंकिंग, ध्यान और गहरी सोच। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से सिक्स्थ सेंस को विकसित किया जा सकता है। द इनविजिबल काउंसलर्स टेक्निक, महान लोगों से मानसिक मार्गदर्शन लेना। नेपोलियन हिल ने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे उन्होंने इनविजिबल काउंसलर्स टेक्निक नाम दिया। हर रात सोने से पहले वे अपनी कल्पना में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते थे जिसमें दुनिया के सबसे महान लीडर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स होते थे। वे अब्राहम लिंकन, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी और अन्य महान व्यक्तियों की मानसिक छवि बनाते और ये कल्पना करते कि वे उनके साथ बैठकर किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग में ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ और इंसाइट्स आने लगे जो पहले कभी नहीं आए थे। उन्होंने इसे सिक्स्थ सेंस का असर बताया क्योंकि यह इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधा कनेक्शन बनाने का एक तरीका था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। अगर आप अपने माइंड को महान व्यक्तियों की थिंकिंग के अनुरूप सेट कर लें तो आपका सिक्स्थ सेंस उन पैटर्न्स को पकड़ने लगेगा और आपको उन जैसा सोचने और काम करने में मदद करेगा। फियर और सिक्स्थ सेंस का संबंध। फियर सिक्स्थ सेंस को ब्लॉक कर देता है। जब कोई व्यक्ति डाउट, फियर और नेगेटिव थिंकिंग में रहता है तो उसका सिक्स्थ सेंस कमज़ोर हो जाता है। सफल लोग अपने डर पर काबू पाकर ही सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर पाते हैं। जब व्यक्ति फियरलेस होकर अपने गोल्स की ओर बढ़ता है तो सिक्स्थ सेंस उसे और ज़्यादा क्लियर सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। फियर और डाउट को हटाना ही सिक्स्थ सेंस को अनलॉक करने की सबसे बड़ी कुंजी है। सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करने के लिए नेपोलियन हिल के 5 सोने के नियम। 1. हर दिन अपने गोल्स को इमेजिन करें और खुद को पहले से सफल होता हुआ देखें। 2. अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से बचाएं और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से भरें। 3. रेगुलर मेडिटेशन और डीप थिंकिंग करें ताकि आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकें। 4. अपने ब्रेन को लगातार न्यू नॉलेज, क्रिएटिविटी और लर्निंग से स्टिमुलेट करें। 5. अपने फियर को कंट्रोल करें और पूरी फेथ के साथ अपने गोल्स पर काम करें। चैप्टर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, क्लियरिंग द माइंड फॉर सक्सेस। नेपोलियन हिल इस लास्ट चैप्टर में बताते हैं कि फियर ही वह सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है जो इंसान को सफलता से दूर रखता है। फियर एक मानसिक जंजीर की तरह काम करता है जो हमारी सोचना, निर्णय लेना और कार्रवाई को कमज़ोर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को डर से मुक्त कर ले तो वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ छिपे हुए डर होते हैं जिन्हें वे खुद भी ठीक से नहीं पहचानते। ये डर धीरे धीरे उनकी थिंकिंग प्रोसेस और लाइफ डिसीजंस को प्रभावित करते हैं और उन्हें मीडियोकर यानी औसत ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले
अपने दिमाग से इन 6 घोस्ट्स ऑफ फियर को बाहर निकालना होगा। 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर असफलता के पीछे कोई ना कोई फियर छिपा होता है। उन्होंने 6 प्रकार के सबसे खतरनाक डर बताए हैं जो लोगों को उनकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। 1, गरीबी का डर। उन्हें फेलियर और पैसे खोने का डर होता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी नौकरी या छोटे बिजनेस से ही चिपके रहते हैं और कभी वेल्थ क्रिएशन की सोच भी नहीं पाते। इस डर से बचने का तरीका, खुद को बार बार यह याद दिलाए कि पैसा आइडियाज़ और एफर्ट से आता है, न कि लक से। फाइनेंशियल एजुकेशन और सही मनी मैनेजमेंट से आप इस डर को खत्म कर सकते हैं। 2, क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। समाज, परिवार, दोस्त, सबकी ओपिनियंस को इतना सीरियसली लेना कि वह आपकी ग्रोथ को रोक दे, सबसे बड़ी गलती है। इस डर से बचने का तरीका, याद रखें कि कोई भी बड़ा व्यक्ति क्रिटिसिज्म से नहीं बचा है, चाहे वह महात्मा गांधी हो, स्टीव जॉब्स हो या इलॉन मस्क। फोकस ऑन एक्शन, नॉट ओपिनियंस। तीसरा, बीमारी का डर। कुछ लोग हर समय अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण खुद को बीमार बना लेते हैं। इस डर का सबसे बड़ा कारण नेगेटिव थिंकिंग और स्ट्रेस है। इस डर से बचने का तरीका, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं और अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। 4, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। कई लोग इमोशनल अटैचमेंट के कारण अपने गोल्स से भटक जाते हैं। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे सफल हुए तो उनके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इस डर से बचने का तरीका, हेल्थी और मैच्योर रिलेशनशिप्स बनाना सीखें। अगर कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है तो यह सोचें कि क्या वह वाकई आपके भले के लिए है। 5वां, बुढ़ापे का डर। कुछ लोग अपनी उम्र को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे नया सीखना और ग्रो करना ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, जबकि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। इस डर से बचने का तरीका, बुढ़ापे को एक रुकावट की तरह न देखें, बल्कि इसे विजडम और एक्सपीरियंस के रूप में यूज़ करें। कई लोग 50 से 60 साल की उम्र में मिलियनियर बनते हैं। कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 6, डेथ, मृत्यु का डर। यह सबसे आम डर है जो इंसानों को सीमित करता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में जीते हैं और कभी अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं करते। इस डर से बचने का तरीका, मौत को एक यूनिवर्सल ट्रूथ माने और जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने पर फोकस करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ और पॉजिटिविटी अपनाएं। फियर से छुटकारा पाने के 3 सबसे बड़े तरीके। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप इन 6 डर को जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। इसके लिए 3 सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं। 1, फियर को पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहले यह एनालाइज करें कि कौन सा डर आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। जब आप इसे पहचान लेंगे तो इसे जीतना आसान हो जाएगा। 2, पॉजिटिव थिंकिंग और ऑटो सजेशन को अपनाएं। हर दिन खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भविष्य ब्राइट है, मैं पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म और फेलियर के डर को जीत सकता हूँ। 3, एक्शन लें और डर का सामना करें। जो चीज़ आपको डराती है उसी की ओर बढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे आपका डर खत्म होता जाएगा। याद रखें, फियर सिर्फ एक इल्यूजन है और एक्शन ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। हैव अ बेटर लाइफ।